गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमारी कक्षा 11 में मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 2.1 चल रही थी। हमने पिछले वीडियो में इस प्रश्नावली 2.1 के 5 सवाल कर लिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि a क्रॉस b की वैल्यू आपको दे रखी है, a क्रॉस b बराबर दे रखा है ax, ठीक है, और ay फिर दे रखा है bx और by, ये हमारा a क्रॉस b दे रखा है। तो सवाल पूछ रहा है कि तो a तथा b ज्ञात कीजिए। अच्छा, a और b ज्ञात करना है। तो देखो a क्रॉस b है, इसका मतलब पहला अवयव पहले अवयव में से, दूसरा अवयव दूसरे अवयव समुच्चय में से लिया गया है। तो पहला अवयव पहले समुच्चय में से लिया गया है, इसका मतलब a किसमें उपस्थित होगा, कैपिटल A में। और a पुनरावृत्ति करेंगे नहीं, जब a लिखेंगे तो, है ना, तो a लिख लेंगे कोमा b लिख लेंगे। तो देखो समुच्चय में लिखते वक्त रोस्टर रूप में लिख रहे हैं, तो पुनरावृत्ति नहीं कर रहे, इसलिए क्या लिख दिया, a बराबर ab। अच्छा, b की वैल्यू देखें तो द्वितीय अवयव b समुच्चय में से लिए गए। द्वितीय अवयव कौन कौन से, xy, तो एक बार ही x लिखेंगे, एक बार ही y लिखेंगे। तो ये आंसर हो गया हमारा, क्या वैल्यू प्राप्त हो गई हमें, a और b की वैल्यू। तो आपके समझ में आ गया होगा, आसान सा सवाल है ना। चलो एक और सवाल करते हैं, सातवां क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मान लीजिए a बराबर है आपके पास 1, 2 और b बराबर है 1, 2, 3, 4 और c बराबर है 5 और 6, ये 5, 6 तथा d बराबर है 5, 6, 7 और 8। तो सत्यापित कीजिए कि नंबर 1 ये ज्ञात करना है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c बराबर है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, ये सवाल है। चलो, तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है ना। हमें 7वें सवाल में दे रखा है a b c d की वैल्यू और ये सिद्ध करवा रहा है कि ये होगा। चलो, तो करने की कोशिश अगर आपने की हो, है ना, तो आपके समझ में आ रहा होगा कि हम इसका लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे, दोनों बराबर आने चाहिए तो हो जाएगा प्रूफ। तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, तो मुझे सबसे पहले b इंटरसेक्शन c की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चूंकि b इंटरसेक्शन c, तो अब आपको पता चली गया होगा b इंटरसेक्शन c का मतलब है वो अवयव जो b में हो, और इसका मतलब होता है और किस में हो, c में। तो b में हो और c में हो, तो b और c में कोई अवयव दिखाई दे रहा है आपको, तो b और c में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो उभयनिष्ठ हो। इसका मतलब क्या बनेगा, ये रिक्त समुच्चय। तो आपने रिक्त समुच्चय के बारे में पढ़ा ही है ना। इसे आप फाई से व्यक्त कर सकते हैं या खाली बस केवल इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, तो या फिर ऐसे इसको फाई लिख सकते हैं। अब मैं जब इसका a के साथ क्रॉस करूंगा, इसलिए a क्रॉस, तो b इंटरसेक्शन c तो किसके बराबर है, फाई के। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब भी आप किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ क्रॉस करते हैं तो फिर आपको रिक्त समुच्चय ही प्राप्त होता है। तो यहाँ तो हमें रिक्त समुच्चय प्राप्त हो गया, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड भी रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा तो हम कह देंगे कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। चलो, तो फिर रिक्त समुच्चय, तो ये तो मिल ही गया, इससे आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो अब राइट हैंड साइड RHS a क्रॉस b, चलो तो a क्रॉस b लिखते हैं। a क्रॉस b किसके बराबर होगा, तो मैं पहले a क्रॉस b लिखूंगा, पहला अवयव किस में से लूंगा, a में से, दूसरा b में से। तो 1, 1, 1, 2, 1, 3 और 1, 4। तो मैं लिखूंगा 1, 1, 1, 2, 1, 3 और 1, 4, फिर कोमा। इसके बाद देखो 2 से करेंगे, है ना, तो दूसरा अवयव लेंगे तो 2, 1, इसी के आगे चल रहा है, ठीक है। 2, 1, 2, 2, फिर लिखेंगे 2, 3 और लास्ट में लिखेंगे 2, 4। ये लो ब्रैकेट हो गया बंद। तो ये आ गया हमारा a क्रॉस b। नेक्स्ट हम निकालेंगे a क्रॉस c। तो चलो a क्रॉस c निकालते हैं। तो अब पहला अवयव a में से लेंगे, दूसरा c में से। तो c में हमारा 5 और 6, तो 1 का 5 से होगा, तो 1, 5 और 1, 6। फिर इसी तरह से 2, 5 और 2, 6। तो ये हमारे 2 क्रमित युग्म बन गए, है ना। 1, 5, 1, 6, 2, 5 और 2, 6, ये क्रमित युग्म बन गए a क्रॉस c में। और a क्रॉस b में तो देख ही रखे हैं आपने कितने अवयव हो गए, है ना। तो दोनों में से उभयनिष्ठ ढूंढना है अब हमें। तो
ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन निकालना है किससे, ए क्रॉस सी से। और इंटरसेक्शन पता ही आपको कैसे निकालते, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। हाँ बिल्कुल, अब आपको दिखाई दे रहा है क्या, फाई, क्योंकि कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख सकते हैं, है ना, अतः, है ना, समीकरण 1 एवं 2 से क्या लिख देंगे कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ये सिद्ध हो गया, आसान सा सवाल था, है ना, समझ में आ गया होगा आप सबके। चलो अब हम इससे अगला वाला सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो आसान सी प्रश्नावली है, आसान से सवाल है, और अगर अब आप 11th में अच्छे से पढ़ के चलेंगे तो +2 में बहुत सारी चीज़ें काम आएंगी। देखो क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इसका सेकंड और रह गया एक। इसका सेकंड है कि क्या ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है, एक उपसमुच्चय है, ये और पूछ लिया। तो अब हमें चूंकि ए क्रॉस सी निकाला था हमने, ए क्रॉस सी बराबर आ गया था 1, है ना, 5 और 2 5, फिर आ गया था 1 6 और 2 6, ठीक है। ये हमारा ए क्रॉस सी बना था। बी क्रॉस डी के बारे में देखें तो बी का डी के साथ क्रॉस करेंगे तो बी में अवयव है 1 2 3 4 और डी में है 5 6 7 8, है ना। तो 1 का 5 से होगा, फिर 1 का 6 से होगा, 1 का 7 से होगा और 1 का 8 से होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से 2 का 5 से होगा, 2 का 6 से होगा, 2 का 7 से होगा, 2 का 8 से होगा, फिर 3 का 5 से होगा, 3 का 6 से भी होगा, 3 7 होगा और 3 8 होगा, ठीक है ना। कोमा कहीं छुट जाए तो लगा लेना। 3 8 हो गया। अच्छा, 4 और रह गया, एक अवयव बी में 4 और है, तो 4 5 हो गया, 4 6 हो गया, 4 7 हो गया और 4 8 हो गया। अब ये पूछ रहा है क्या ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। और उपसमुच्चय की परिभाषा एक बार दोबारा से देखें ध्यान से, तो क्या बता रखी है कि उपसमुच्चय, है ना, उप मतलब छोटा, क्या ये छोटा है इससे, है ना। अब ये कैसे कैसे पता चलेगा छोटा है नहीं छोटा, इसके सारे अवयव इसमें होने चाहिए, ठीक है। तो ये इससे छोटा है, सीधी सी बात है। तो इसके सारे अवयव इसमें विद्यमान है या नहीं, 1 5 इसमें है तो इसमें भी है, 2 5 इसमें है तो इसमें भी है, 1 6 इसमें है तो इसमें भी है और 2 6 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा। तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है, और उपसमुच्चय को ऐसे व्यक्त करते हैं, है ना, अतः ए क्रॉस सी सबसेट, देखो ये सबसेट का निशान है, सबसेट बी क्रॉस डी के। कहने का मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस सी उपसमुच्चय है किसका, बी क्रॉस डी का, ठीक है। तो आसान सा सवाल था ये भी, उपसमुच्चय के बारे में पूछ लिया गया इसमें। अब देखो 8वां क्वेश्चन करते हैं अब हम। तो इन पूरी प्रश्नावली को आप फेयर कॉपी में कर लेंगे, है ना। तो 8वां क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए कि ए बराबर आपको दे रखा है 1 और 2, ठीक है, बी बराबर दे रखा है 3 4, ए क्रॉस बी लिखिए, ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। तो पूरा बड़ा सवाल पूछ लिया आपसे, ए क्रॉस बी के बारे में पूछ लिया कि कितना होगा। तो मैं आपको ए क्रॉस बी निकालता हूँ, ठीक है। ए क्रॉस बी, पहला अवयव ए में से लेना पड़ेगा, तो 1 3, ठीक है, फिर 1 का 4 से, फिर इसी तरह से 2 3 2 4, तो ये क्या बन गया हमारा ए क्रॉस बी। अब ये पूछ रहा है कि कितने उपसमुच्चय होंगे। तो ये तो चलो ए क्रॉस बी है, समुच्चय है, हमने पहले भी पढ़ रखा है कि किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n, जहां n उस समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या है, ठीक है। चलो, तो उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी भाई, 2 की पावर n, और n कितना है यहाँ 2 की पावर 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 कितना होता है 16।
इसका मतलब ये हुआ कि उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी 16। अब ये कह रहा है कि समुच्चय उपसमुच्चय लिखिए, और तो चलो 16 लिखते हैं इजीली है ना। पहला क्या आएगा 5, ठीक है जल्दी से देखो 5। फिर दूसरा ये 1 और 3, ये अवयव है, अब इसका समुच्चय बना दिया मतलब ब्रैकेट लगा के, ठीक है। फिर उसी तरह से 1,4, इसका भी मतलब ब्रैकेट लगा दिया। फिर 2,3, ठीक है, इस पे भी मतलब ब्रैकेट के बिना ये समुच्चय नहीं बनेंगे, तो 2,4, ठीक है, ये अवयव रह जाएंगे। बात समझ में आ गई। सब एक एक करके लिख दिए। अब 2-2 की बारी है, 2-2 पहला और दूसरा, 1,3, 1,4, ठीक है, 2-2 लिख रहा हूँ मैं, कोमा 1,3 हो गया। अब 1 का 2-3 से करेंगे, तो 1,3 और 2,3 क्रम से लिखोगे तो आप कोई भी जो उपसमुच्चय उसे छोड़ोगे नहीं, और क्रम छोड़ दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो 1 का 2-3 से हो गया। अब 1,3 का किससे करेंगे 2-4 से, तो 1,3 का 2-4 से, ठीक है भाई। फिर इसी तरह से ये 1,3 का सबसे हो गया। अब 1,4 का, 1,4 का 2-3 से होगा, फिर 1,4 का किससे होगा 2-3 से, और इसी तरह से 1,4 का किससे करेंगे अब 2-4 से, तो 1,4 का करेंगे 2-4 से, ठीक है। चलो फिर 1,4 का 2-3 से हो गया, 2-4 से हो गया कंप्लीट। अब 2-3 का करेंगे, तो 2-3 का किससे हो जाएगा 2-4 से, ठीक है। और समुच्चय में इन्हें उल्टा लिखने पर अलग अलग समुच्चय नहीं होते, एक जैसे होते हैं, पता है ना। समुच्चय के अंदर क्रम का कोई महत्व नहीं होता। तो ये हो गए सब 2-2, ठीक है। अब बात करते हैं 3-3 की, तो 1, 2, 3, 3 एक साथ लेके, 3 अवयवों को एक साथ लेकर हम क्या बनाएंगे समुच्चय, तो वो उपसमुच्चय कहलाएगा फिर। तो 1-3, 1-4 और 2-3, ठीक है, 1 बना दिया। अब इसी तरह से 1-3, 1-4 और 2-4, 1-3, 1-4 और 2-4, ठीक है। इसी में एक और बनेगा, ये 1-2-3 हो गया, फिर ये 2 का इसके साथ, फिर अब 1-4 का, 1-4, 2-3 और 2-4, ठीक है। 1-3, 2-3, 2-4 बना दिया, 1-3, 1-4 और 2-3, ठीक है। फिर 1-3, 1-4 और 2-4, एक और रह गया 1-3, 2-3 और 2-4, ये और लिख देता हूँ, 1-3, 2-3 और 2-4। चलो यहाँ तक समझ में आ गया सबके, हाँ ये लिख दिया मैंने। अब एक रह गया 1-4, 2-3 और 2-4, 1-4, 2-3, 2-4, ठीक है भाई। चलो अब इन्हें काउंट करो एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक मैंने ऊपर लिख दिया 15। और 16वां कौन सा होगा, वो खुद होगा जो लिखा हुआ है। तो आप इसे यूं का यूं वापस से लिख देंगे। अब 3-3 के भी सारे हो गए, तो 4 का तो एक ही यही बनेगा खुद ही, तो 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। समझ में आया। तो हमने देखो A क्रॉस B निकालना सीखा, इसके बाद हमने सीखा कि उपसमुच्चयों की संख्या, तो हमने पहले पढ़ रखा है उपसमुच्चयों की संख्या, तो हमने उपसमुच्चयों की संख्या लिख दी। नेक्स्ट हमने उपसमुच्चय लिखने सीखे। हालांकि हमने ये उपसमुच्चय लिखना भी पहले सीख लिया है पहली प्रश्नावली में, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो यहाँ ध्यान से देख लेना कि किस तरह से 16 लिखे जाएंगे, ठीक है। चलो एक बार ध्यान से देख लेना आप इसे। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अब हम। मान लीजिए कि A और B दो समुच्चय हैं जहां नंबर ऑफ A की वैल्यू दे रखी है 3 और नंबर ऑफ B की वैल्यू दे रखी है 2, ठीक है। यदि x1 y2, ठीक है, z1 z1, चलो मैं इस 2 को ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, z1 A क्रॉस B में उपस्थित है। ये सब A क्रॉस B में है, B में उपस्थित है। तो अब आगे क्या कह रहा है, उपस्थित है। तो A और B को ज्ञात कीजिए जहां x y z भिन्न भिन्न अवयव हैं, सब अलग अलग हैं x y z, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो 3 दूनी 6, अगर मैं इन दोनों के A क्रॉस B बनाऊं तो A क्रॉस B, नंबर ऑफ A क्रॉस B पता है कितने आएंगे, 3 दूनी 6, 3 इंटू में 2, m क्रॉस n हो जाता है ना 6। 6 में से कितने दे रखे हैं 3,
ये 3 दे रखे है ना, तो 6 में से 3 तो दे रखे हैं कम से कम। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं A क्रॉस B लिखता हूं तो पहला अवयव किस में से आएगा, A में से, है ना। इसलिए A बराबर कितना होगा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहले अवयव सारे A के कहलाएंगे, X, Y और Z। वैसे भी A में कितने अवयव हैं, 3, तो 3 आ गए, हो गया ये तो खत्म। बात करें B की, तो B में दूसरे वाले अवयव B के अवयव कहलाते हैं। तो B में है 1, 2 और 1, तो ये तो 1 और 2 ही अवयवों की पुनरावृत्ति फिर से नहीं करेंगे, तो 2 अवयव B में कितने हो गए, 2। अगर मैं चाहूँ तो इसके A क्रॉस B 6 के 6 लिख सकता हूँ, पर ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही पूछा गया है कि A और B कितना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसका 10वां सवाल करते हैं अब हम। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, कार्तीय गुणन A क्रॉस A में 9 अवयव हैं, यानी नंबर ऑफ A क्रॉस A दे रखे हैं भाई 9, ठीक है, जिनमें -1,0, ठीक है, और 0,1 भी हैं, तो ये 2 अवयव भी हैं। चलो 9 में से 2 तो दे दिए। समुच्चय A ज्ञात कीजिए तथा A क्रॉस A के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। चलो, तो सवाल समझ में आया आपको। तो समुच्चय A ज्ञात करना है, कब ज्ञात करना है, जब A क्रॉस A बराबर कितना दे रखा है आपको, 9। चलो अब A क्रॉस A में देखते हैं, बात करते हैं समुच्चय A की। तो देखो A क्रॉस A में 9 है ना, इसका मतलब 3 × 3, यानी एक समुच्चय में 3 अवयव होने चाहिए। तो जब भी तो 3 × 3 कितने आएंगे, 9। तो नंबर ऑफ A की बात करूं तो वो कितने आएंगे, 3, यानी A में 3 अवयव उपस्थित होंगे। कौन कौन से होंगे, देखो अब A क्रॉस A लिखा हुआ है, तो A क्रॉस A लिखा हुआ है तो A बराबर लिखेंगे, पहले अवयव किस में से लिए गए हैं, A में से। समझ में आ गया सबको। तो पहला अवयव A में से लिया गया है, क्योंकि ये क्या है, क्रमित युग्म, और क्रमित युग्म का पहला अवयव पहले समुच्चय से लिया जाता है। तो -1 भी A में से लिया गया है और 0 भी। बोलो बात समझ में आई है, ठीक है। अब चूंकि दूसरा समुच्चय भी तो क्या है, A, ठीक है, तो वो भी A में से लिए गए, दूसरे अवयव भी कहां से लिए गए, A में से। मतलब ये 0 भी A में से लिया गया है, तो 0 तो हमारे पास पहले से ही है, और 0 के बाद दूसरा अवयव कौन सा, 1 भी A में से लिया गया है। तो 0 की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, पर 1 को जरूर लिखेंगे। इसका मतलब A में 3 अवयव आ गए, -1, 0 और 1। क्यों, क्योंकि ये सारे अवयव किस में से लिए गए हैं, A में से। तो अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते हुए हम जितने भी अवयव हैं उन सबको A में लिख देंगे। अब बात करते हैं A क्रॉस A की। आपको A क्रॉस A ज्ञात करना है, मतलब -1, 0 और 1, ठीक है। इसका क्रॉस करके दिखाना है वापस इसी से, -1, 0 और 1। तो 9 अवयव बनेंगे, 9 में से 2 तो दे रखे हैं, 7 और बताने हैं। पर मैं 9 के 9 लिख देता हूँ, अपने आप छांट लेना। -1 का किससे करेंगे, -1 से। ध्यान से देखो, क्रम का इंपॉर्टेंस है, फिर से वापस से, ठीक है। तो पहला अवयव तो ये हो गया, दूसरा -1 का किससे होगा, 0 से। -1 का 0 से हो गया, फिर -1 का किससे होगा, 1 से। तो ये तो हो गए 3। फिर 0 का करेंगे, तो 0 का किससे होगा, -1 से। फिर 0 का 0 से, 0 अवयव है, इसे छोड़ना नहीं है। तो 0 का किससे होगा, 1 से। 0 का 1 से। बोलो यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब आपके समझ में आ ही गया होगा कि 1 को किससे करेंगे, -1 से, 1 को 0 से, और लास्ट में 1 का 1 से। अब देख लो 9 अवयव हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 2 अवयव हटा दो, कौन कौन से, -1, 0, एक तो ये वाला है, ठीक है, और एक 0, 1, 0 से स्टार्ट होगा ना ये वाला। ये 2 हटा के 7 के 7 लिख दो आप। समझ में आया। तो उन्होंने कहा है हमसे कि जो दे रखे हैं उनके अलावा कौन कौन से होंगे, तो जो दे रखे हैं उनके अलावा मैंने सारे बोर्ड पर लिख दिए। चलो, तो 2.1 हमारी ख़त्म हो जानी चाहिए, है ना, और आपके समझ में आ जाना चाहिए। चलो, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं संबंध के बारे में। क्रमित युग्म हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे संबंध, यानी कि रिलेशन। तो रिलेशन के लिए हमारे सिलेबस में दे रखा है ना, कुछ चीज़ें हटाई भी हैं, लेकिन हमें वो पढ़नी भी पड़ेंगी फिर से, क्योंकि उसके बिना फिर बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो संबंध में देखो जितना भी है सब कुछ पढ़ा देता हूँ, है ना। संबंध के बारे में देखते हैं कि क्या होता है संबंध। संबंध को इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं, है ना, रिलेशन।
तो इसे कैपिटल आर से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है संबंध को? कैपिटल आर से। अब कैपिटल आर से कैसे क्यों व्यक्त किया जा रहा है? क्योंकि अंग्रेजी का पहला अक्षर क्या है इसका? कैपिटल आर। चलो अब ये संबंध क्या होता है वो देखेंगे। तो इसकी परिभाषा है ना, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि है क्या। संबंध के बारे में बताता हूँ। देखो हमने ए क्रॉस बी पढ़ा है। ए क्रॉस बी क्या होता है? उन अवयवों का, उन क्रमित युग्मों का समुच्चय जो जिनका पहला अवयव पहले समुच्चय में से और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय में से लिया गया। यही तो परिभाषा पढ़ी हमने ए क्रॉस बी। अच्छा, ए क्रॉस बी के जितने भी उपसमुच्चय होते हैं, प्रत्येक उपसमुच्चय एक संबंध आर कहलाता है। तो समुच्चय आर की परिभाषा अगर आप ऐसे रटने फिरोगे ना तो बड़ी दिक्कत आनी है। एक सीधी सी परिभाषा एक ध्यान से समझे कि ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय संबंध कहलाता है। काम खत्म। समझ में आया क्या कहा? इसका मतलब आर बराबर क्या हो गया? इसका मतलब आर बराबर हो गया एक्स कोमा वाई, जहाँ एक्स ए में से और वाई बी में से लिया गया हो, है ना। तब आर ए से बी पर संबंध कहलाता है। समझ में आ गया आपकी? क्या क्या लिख दिया मैंने कि मैंने अभी कहा ए क्रॉस बी है हमारे पास। ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय है, ठीक है। उपसमुच्चय जो आपको दे रखा है वो प्रत्येक उपसमुच्चय एक संबंध कहलाता है। इसका मतलब संबंध आर बराबर भी एक्स वाई हो गया, जहां एक्स ए में से और वाई बी में से लिया गया हो तो आर यानी संबंध ए से बी पर परिभाषित होता है या ए से बी पर संबंध स्थापित होता है। तो कहने का इतना सा मतलब है कि आर में भी क्रमित युग्म होते हैं। आर भी एक समुच्चय है, ठीक है। संबंध भी क्या है? एक समुच्चय। ये याद रखेंगे, संबंध आर जो है वो क्या है? एक समुच्चय। समुच्चय है, जब तो मैंने मतलब ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो समुच्चय तो है, ये पता चल गया, लेकिन कैसा समुच्चय है? इसमें क्रमित युग्म होंगे, है ना। चलो एक छोटा सा एक मेरे पास एग्जांपल है कि ए बराबर हो 1 और 2, बी बराबर हो ए बी। तो ए क्रॉस बी पता है क्या बनेंगे? ए क्रॉस बी बनेंगे 1, है ना, और ए, 1 बी। इसी तरह से 2A और 2B ये बनेंगे। तो R बराबर 5 भी हो सकता है, रिक्त है ना, ये रिक्त संबंध भी हो गया। सीधी सी बात है, जो जितने भी उपसमुच्चय, अब इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे? 1 2 3 4, 2 की घात 4 16। तो इसके 16 ही संबंध होंगे, ठीक है। तो 16 संबंध होंगे तो एक संबंध और ऐसे लिख दूं मैं, 1A और 1B। ये लो, एक ये संबंध हो गया, ठीक है। एक ये संबंध हो गया, 1A, ये लो। तो इस तरह से मैं कितने संबंध लिख सकता हूँ? 16, ठीक है। तो कहने का मतलब परिभाषा क्या हुई संबंध की कि ए क्रॉस बी यानी समुच्चय ए तथा बी अरिक्त समुच्चय होने चाहिए, ठीक है। ए क्रॉस बी के जितने भी उपसमुच्चय आपको मिलेंगे उन सबको आप संबंध कहेंगे। इसका मतलब संबंध एक्स वाई, जहाँ एक्स ए से ए में और वाई बी में से लिया गया हो कहलाता है। तो ए से बी पर संबंध कहलाता है। बी से ए पर संबंध हो तो फिर उल्टा हो जाएगा, वो वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, ये संबंध आर हो गया, लेकिन ये समुच्चय भी तो है। तो इसमें समुच्चय की जो भी हमने चीजें पढ़ी है वो सब लागू होंगी। नंबर 1, ये आर समुच्चय है, इसमें कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। दोनों अवयवों को आर का सदस्य दिखाने के लिए इस तरह से प्रयोग करेंगे। एक बार आप अच्छे से समझ ही लें इसे, है ना। तो ये तो आपके इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, मैं इस वाले एग्जाम्पल में कहूं तो 1, A किस में उपस्थित है? आर में। और किसी अवयव को समुच्चय का सदस्य दिखाने के लिए बिलोंग्स टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 1, A किस में उपस्थित है? आर में। अच्छा, इसे एक तरह से और लिख सकते हैं, 1 रिलेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही। तो किसी एक का संबंध किससे है? ए से। 1, A जब आर में है तो एक का संबंध ऑटोमेटिक किससे हो गया? ए से। तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, 1 रिलेशन ए। अगर मैं A रिलेशन 1 लिखता हूँ, देन 1, किस में उपस्थित होगा? आर में। तो किसी अवयव को संबंध का अवयव दिखाने के लिए आप बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे, या फिर इस तरह से लिखेंगे कि A रिलेशन 1 या A रिलेशन 2, जैसा भी आप समझना चाहें, ठीक है। तो इतना मैंने आपको समझाया रिलेशन के बारे में, है ना। इसका मतलब
जितने भी संबंध होते हैं उन सब में आपको क्रमित युग्म अवयव मिलेंगे, क्रमित युग्म अवयव मिलेंगे। ठीक है, चलो अगर कोई अवयव संबंध आर में उपस्थित नहीं है ना, तो आप ऐसे लिखेंगे 1, A डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसे, या फिर 1 डज नॉट रिलेशन ए। तो दोनों तरीके सही हैं। व्यक्त करने के लिए आप बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे और नहीं करने के लिए, यानी जो उपस्थित नहीं हो अवयव, उसके लिए आप डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे। चलो अब एक छोटी सी चीज, रेंज और डोमेन और सीखते हैं, मतलब प्रांत और परिसर, कि संबंध का प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। ठीक है, तो संबंध हो गया हमारा आर। ठीक है, इसका प्रांत बात करता हूं, प्रांत। तो देखो आर होता है A क्रॉस B का उपसमुच्चय, और A क्रॉस B में होते हैं क्रमित युग्म। क्या होते हैं? क्रमित युग्म, यानी x, y ऐसे। तो क्रमित युग्मों का संबंध R में उपस्थित जितने भी अवयव हैं उन सभी क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव प्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रांत। किसका? R का। ठीक है, और बात करूं मैं परिसर की, तो द्वितीय अवयव परिसर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परिसर। अब ये समझ में आ गया होगा आपके, है ना। अगर A क्रॉस B, A से B पर R परिभाषित है, कोई संबंध R परिभाषित है ना, तो उन क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव प्रांत कहलाएगा R का, और द्वितीय अवयव क्या कहलाएगा? परिसर। तो प्रथम अवयव क्या कहलाएगा? प्रांत। द्वितीय अवयव क्या कहलाएगा? परिसर। समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं सहप्रांत की। सहप्रांत तो समुच्चय B, यानी जो A से A क्रॉस B लिखा है ना, दूसरा वाला समुच्चय, वो दूसरे वाले समुच्चय B को सहप्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सहप्रांत। और ये हमें दिखाई दे रहा है कि परिसर सहप्रांत में, यानी B में से लिया जा रहा है। ये दूसरे अवयव B में ही तो उपस्थित होंगे, है ना, और जो उपस्थित होंगे उसे क्या कहेंगे हम? परिसर। लेकिन सहप्रांत, ठीक है, क्या होगा? पूरा समुच्चय B, जो दूसरा है वो पूरा समुच्चय B कहलाएगा। क्या? सहप्रांत। ठीक है, अब परिसर सहप्रांत में से लिया जा रहा है, इसका मतलब परिसर हमेशा सबसेट होता है या बराबर होता है किसके? सहप्रांत। ये लाइन आप हमेशा याद रखें, सहप्रांत की। ठीक है, देखो यहां इसे समझ लेते हैं, इस वाले को। अगर मैं इस आर का प्रांत पूछूं, आर का प्रांत, तो क्या लिखूंगा भाई? मैं आर का प्रांत लिखूंगा मैं पहले अवयव 1, 1, तो केवल 1 है आएगा। ये समझ में आया आपका? पहले अवयव प्रांत कहलाएंगे। फिर मैं लिखता हूं इसका परिसर, तो परिसर क्या कहलाएगा? A और B, ये A और B कहलाएगा। हो गया सवाल। ठीक है, अब ये परिसर ही क्या हो गया? इसका सहप्रांत भी हो गया, दोनों सेम हो गए। लेकिन अगर मैं इस वाले R के लिए लिखूं, देखो ये सारे R हो गए, तो मैंने R1 लिख दिया है। R1 का प्रांत क्या होगा पता है? R1 का प्रांत भी कितना होगा आपका? 1। और परिसर कितना होगा? परिसर होगा A। और सहप्रांत कितना होगा? सहप्रांत होगा उसका A, B। तो ये जो परिसर है ना, वो ऑलवेज सहप्रांत का क्या होगा? सबसेट। तो ये इतनी सारी चीजें आपने संबंध में पढ़ी, है ना। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। संबंध क्या होता है? A क्रॉस B का प्रत्येक उपसमुच्चय एक संबंध कहलाता है। यानी अगर A क्रॉस B परिभाषित है तो उसके उपसमुच्चय संबंध R कहलाएगा, और वो A से B पर परिभाषित होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि किसी संबंध में, है ना, कितने अवयव उपस्थित होंगे, तो आप अवयवों को काउंट कर लेंगे, और A क्रॉस B के जितने भी उपसमुच्चय होंगे उतने ही आपके संबंध स्थापित होंगे या संबंध R परिभाषित होंगे। ठीक है, फाई यानी रिक्त संबंध भी बन सकता है। फिर हमने पढ़ाया कि R का प्रांत क्या होता है, यानी संबंध का प्रांत। तो जो क्रमित युग्म होते हैं उनका पहला अवयव प्रांत और द्वितीय अवयव परिसर कहलाता है। ठीक है, और परिसर सदैव सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है या उसका बराबर होता है। तो ये जो हमने लिखा है सहप्रांत, वो होता है हमारा B, क्योंकि A क्रॉस B निकालते हैं तो दूसरा वाला समुच्चय हमारा क्या कहलाता है? सहप्रांत कहलाता है। ठीक है, तो इतना सब कुछ जो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है सब समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए। इसके बाद हम इसके जो क्वेश्चन है या फिर इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी अगले वाले वीडियो में साझा करेंगे। थैंक यू।